हेलो एंड वेलकम टू पीडीए। आज हम लेट्स बीट द नीट का डे 9 करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है कि एक टेबल पर 10 कॉइन रखा हुआ है। इस तरह से एक टेबल पर 10 कॉइन रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से 10। एक टेबल पे 10 कॉइन रखा हुआ है। ईच कॉइन हैज मास एम, सबका मास उन्होंने एम बोला है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बोला कि द फोर्स ऑन सिक्स्थ कॉइन, है ना, मतलब नीचे से छठा कॉइन, ड्यू टू ऑल कॉइन ऑन इट्स टॉप इज इक्वल टू 4 mg, मतलब नीचे से चलिए 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो इस पर बोल रहा है कि ऊपर वाले के वजह से 4G लग रहा है। तो चलो देखते हैं ऊपर वाले का जो भी बॉडी ऊपर होता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए होगा 4m और ये नीचे की तरफ में लगा रहा होगा 4mg और बदले में इस पे भी लग रहा होगा 4mg, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। The force on sixth coin due to seventh coin is 4G, बात वही बोल रहा है कि सेवेंथ कॉइन के द्वारा जो सिक्स्थ कॉइन है उस पर कितना लगाया जा रहा होगा 4G। बात सही है। देखिए इस पे खुद जो है ये नीचे की तरफ में क्या लगाएगा 4mg लगाएगा और उस पे भी ऊपर की तरफ में क्या लग रहा होगा 4mg ही लग रहा होगा, मतलब ये बात भी सही है। उसके बाद बोला कि द रिएक्शन ऑन सिक्स्थ कॉइन एंड सेवेंथ कॉइन इज 4mg, ये भी सही है, रिएक्शन ही तो है, मतलब कि यहाँ पे ये इस पे और वो उस पे दोनों एक दूसरे पे 4mg का लगा रहा होगा। द टोटल फोर्स एंड 10th पॉइंट इज 9mg, गलत बात है। 10th का मतलब ये हो गया और जो ऊपर वाला होता है वही फोर्स लगाता है, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास mg, तो इस पे भी लग रहा होगा mg, यानी सिर्फ mg होना चाहिए बल्कि इन्होंने 9mg लिख दिया, तो ये हो गया गलत। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, x1 1 दे रखा है एंड x2 2 दे रखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स हमको वेरिएबल है और वर्क निकालने के लिए बोला है। जब भी फोर्स वेरिएबल हो और वर्क निकालने के लिए बोले तो फोर्स को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। x कहां से कहां तक है, तो x1 से लेकर के x2 तक है, यानी कि लोअर पोजीशन x1 है और अपर पोजीशन x2 है। वर्क को वर्क ही रहने देते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, इसका। तो हमारे पास क्या है, f के जगह पर 2x और इसको dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है 1 से लेकर के 2 तक। तो वर्क इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर में आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बच जाता है और कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। अब जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, है ना, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो x1 टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास वर्क, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि इफ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूव इन द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी होता है तब हमको क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे पॉइंट ए से लेकर के बी तक जा रहा है डिफरेंट पाथ से, तो वर्क डन क्या होगा, ए यहाँ पे है देखा जाए तो और बी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर बार सेम ही है और कंजर्वेटिव फील्ड में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखा जाता है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, वर्क सेम हो जाता है। तो वर्क सेम ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वर्क सेम ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंजर्वेटिव में वर्क क्या हो जाता है, किसी भी पाथ से लेके जाइए वर्क सेम हो जाता है। अ पार्टिकल इज स्टार्ट, है ना, लाइन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
लाइन मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो हमसे पूछा गया है कि अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फोर्स किस चीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सवाल है, एन एल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये फर्स्ट का सवाल है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में है अगर उसी स्थिति में रहे तो हमको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो पहले बोला इंक्रीज, नहीं ये स्टेट बदलना चाहता है, बाद में बोला डिक्रीज, नहीं ये भी स्टेट बदलना चाहता है, टू मेंटेन द सेम स्पीड, इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो हमको किसी एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं है। टू चेंज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमको क्या का जरूरत पड़ेगा, फोर्स का जरूरत पड़ेगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम चलो पूरा करके दिखाते हैं आपको, है ना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए तो ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ पर क्या है, एक फोर्स लग रहा होता है जिस फोर्स को हम mg कहते हैं, है ना, और इस mg का अब हमको कितना कंपोनेंट लेना है, दो कंपोनेंट लेना है, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम देखें ये एंगल थीटा है और ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा में mg का अगर हम थीटा के तरफ आते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी cos 90 माइनस थीटा, है ना, और इसके अगर हम थीटा से दूर जाते हैं तो कंपोनेंट होता है एम जी साइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इस साइड में आएगा एम जी साइन थीटा और इसको सिंप्लीफाई करो तो एम जी कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें, जब कभी भी कोई भी इंक्लाइन प्लेन दे करके रखा हो और उस पर कोई ऑब्जेक्ट हो एम मास का, तो हमेशा नीचे की तरफ में एक फोर्स लगता है जिसको mg sin थीटा बोलते हैं और नॉर्मल फोर्स लगता है जिसको mg cos थीटा कहते हैं, यानी कि ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ में लगेगा mg cos थीटा, है ना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो अब इस फोर्स के बारे में सोचते हैं, ये फोर्स के बारे में सोचिए, देखिए इस फोर्स के बारे में अगर सोचिए तो ये एंगल भी थीटा है ना, तो इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट होगा ऐसे इधर के तरफ में और एक कंपोनेंट होगा इधर के तरफ में, है ना। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो थीटा एंगल से एंगल के तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, हाँ थीटा ये है सॉरी, तो एंगल से दूर है तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, है ना, और इधर लग रहा था एम जी कॉस थीटा पहले से और साथ में ये भी लग रहा है एम जी साइन थीटा भी, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस इस फोर्स की वजह से एफ, एम जी नहीं एफ, एफ कॉस थीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और साथ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन मान के चलते हैं, इसलिए हम इसका ये करते रुके, साफ कर देते ताकि आपको तकलीफ ना हो इस क्वेश्चन को देखने में, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? The molecule which are found in acid soluble pool is called biomicromolecule, नहीं biomicromolecule कहते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द मॉलिक्यूल विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल इज कॉल्ड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, नहीं माइक्रो कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर, ये तो सही है, जबकि सेलुलोज के बारे में बोला हेट्रोपॉलीमर, तो नहीं सेलुलोज होमोपॉलीमर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। अरेंज द कंपाउंड component of percentage of total cellular mass in decreasing order। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे ज्यादा वाला को सबसे पहले रखते हैं,
प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, आयंस है और नंबर फर्स्ट मिले, यानी कि सबसे ज्यादा वाटर होगा, जो कि 1 2 3 4 5 छठा नंबर पे दे रखा है, यानी कि छठा नंबर सबसे पहले, छठा नंबर सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में आंसर यही हो गया। बाकी आप एक बार देख लो, इसको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद करने वाला चीज है, कभी भी पूछा जा सकता है और जब पूछा जाएगा तो गलत हो सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द वेट परसेंटेज फर्स्ट 3 एलिमेंट इन ह्यूमन, पहले 3 एलिमेंट ह्यूमन में कौन है, तो सबसे पहला 3 एलिमेंट जो है ह्यूमन में वो कौन है, OCH, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द काइटिन, काइटिन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट इट इज स्टोरेज पॉलीमर, नहीं, स्टोरेज पॉलीमर तो कौन होता है, अगर बात करें एनिमल का, अगर बात करें एनिमल का, एनिमल, तो एनिमल में होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और अगर बात करें प्लांट के बारे में तो प्लांट में होता है कौन, स्टार्च, है ना, स्टार्च। लेकिन इन्होंने बोला कि काइटिन ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज पॉलीमर है, नहीं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन अगर कहता तो मान सकते थे, पर स्टोरेज तो नहीं, यानी कि गलत है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज होमोपॉलीसेकेराइड, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, रॉन्ग ही पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, वही सही होगा, इट इज होमोपॉलीसेकेराइड, बात सही है। इट्स फाउंड इन ऑर्थोपोडा एंड फंजाई सेल वॉल, ये भी सही है। इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है ना, ऑन अर्थ होना चाहिए, ऑन अर्थ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग एरर। अगला, इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रैक्टोज, है ना, इनुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रैक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। ये सब के सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, पहला है वेजिटेटिव सेल इज स्मॉलर, गलत, सो जैसे ही स्मॉलर बोला काम खत्म। जनरेटिव सेल इज लार्जर, यहाँ पे ही काम खत्म हो गया, क्योंकि जनरेटिव सेल छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी में बोला कि पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजर अबाउट 25 से 50 होना चाहिए, पर इन्होंने बोला 50 से 75, मतलब ये भी गलत। Some angiosperm produce more than one embryo in their seed. This phenomena is called, क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी, बात सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर, आंसर हो जाएगा डी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इन सम सीड सच एज डैश एंड डैश रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज आल्सो परसिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, अगर परसिस्ट होता है तो इस फिनोमिना को पेरियस्पर्म कहते हैं, जो कि 3 ऑप्शन में दे रखा है ना। उसके बाद बोला कि सम सीड में क्या मतलब कि कौन सा एग्जांपल हो सकता है, तो हमारे समझ के अनुसार से इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्लैक पेपर और बीट, ब्लैक पेपर और बीट, है ना, चार ऑप्शन में पेरियस्पर्म में दे रखा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चले, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें बोला कि द सीड इज मैच्योर, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, इसके लिए याद रखना है, ये हो जाता है कितना, 10 से 15% ऑफ मॉइस्चर, मतलब 10 से 15% मॉइस्चर रहता है, बाकी मॉइस्चर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, इसको बहुत आसान सा बोलते हैं पेरिकार्प। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट फ्रूट, याद रखना है, एप्पल, केशू और स्ट्रॉबेरी, एप्पल है, केशू है और स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए बहुत अच्छा सा, अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं, यहाँ पे राइट कर लीजिए, है ना, यहाँ पे कर लीजिए सही, मतलब रॉन्ग नहीं कीजिए, राइट कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं, रॉन्ग भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सही क्या क्वेश्चन में क्या है। चलिए हाँ,
which the ovule is the smallest structure attached to placenta by मेन ऑफ स्टल्क इज कॉल्ड हाइलम। नहीं, हाइलम नहीं, फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये पहला गलत हो गया, फ्यूनिकल बोलेंगे ना, यहाँ पे बोलेंगे फ्यूनिकल, है ना, फ्यूनिकल, फ्यूनिसल नहीं, फ्यूनिकल, ठीक है, फ्यूनिकल। दूसरा बोला कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड फ्यूनिकल। नहीं, इसको बोलते हैं हाइलम। इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, है ना। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड भी गलत है। तीसरा बोला है कि पैपेवर एंड माइकेलिया आर मल्टी कार्पेलरी। हाँ, ये सही है, ये सही है। तो कार्पेलरी मल्टी होता है। पैपेवर इज अ एपोकार्पस, गलत। स्टिल माइकेलिया इज अ सिनकार्पस, गलत, उल्टा कर दिया ना। तो पैपेवर को किसके साथ होना चाहिए था? सिनकार्पस के साथ, और मैकेलिया को होना चाहिए था एपोकार्पस के साथ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है क्या? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए, ऐसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट को, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बट जो ग्रुप नंबर 30 है, ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर आपका 12 हो जाएगा, है ना, ग्रुप नंबर 12। उसमें जो जेनी कनाडा होगी, है ना, जेनी कनाडा होगी, यानी कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, कैडमियम एंड मरकरी। जिस ऑप्शन में ये दिखेगा ये हो जाएगा। इसका कारण क्या है सर? तो इसका कारण ये होता है कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसके मतलब कि न्यूट्रल कंडीशन में या फिर किसी भी आयन के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि इसके आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो यही कारण है कि मतलब कि क्या बोलते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था, क्योंकि एक सेकेंड, चलिए। तो अच्छा, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे फिर कल। ओके, बाय।